हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया के और खासकर बिहार के एक ऐसे एम्पायर की बात करेंगे जिसने न केवल पूरे इंडिया को एकजुट किया बल्कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी से पूरे वर्ल्ड को ही इन्फ्लुएंस किया, और वह था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, लेकिन इसे अपनी पीक पर पहुंचाया उसका महान पोता द ग्रेट अशोका ने। अशोका सिर्फ एक रूरल मतलब राजा ही नहीं था, बल्कि उसकी जीवन कुछ ऐसी थी कि पूरे साम्राज्य को जीतने के बाद, पूरे अखंड भारत को जीतने के बाद, एक युद्ध के बाद, एक वॉर के बाद उसका जो लाइफ था वो पूरी तरह चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। और उसने वॉर का रास्ता छोड़कर पीस और शांति का रास्ता अपनाया, धर्म को अपनाया और अपने पूरे एम्पायर में मोरालिटी का संदेश दिया। धर्म के माध्यम से पीस की स्थापना की, शांति की स्थापना की। हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में और भारत के बाहर, मतलब आज जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पूरे जगह मौर्य साम्राज्य की स्थापना एक समय में हो चुकी थी। नंद वंश से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर पूरे मगध साम्राज्य पर स्थापित कर लिया। तो मगध साम्राज्य का क्षेत्र बस इतना हुआ करता था। ये जो आप बीच का एरिया देख रहे हैं वो मगध साम्राज्य, ये नंद वंश से उसने स्थापित की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश से प्राप्त की थी। इसके बाद उसने सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का सेनापति हुआ करता था, सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, तो अलेक्जेंडर से इसने पश्चिम का प्रांत हड़प्पा मतलब पाकिस्तान और जो आज का अफगानिस्तान है उसे युद्ध में पराजित कर, सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उसे युद्ध में पराजित कर इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम की ओर भी अपना राज्य स्थापित किया। इसके आगे भी इसने ग्रीक शासक को भी हराया और उसे भी अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, उसने साउथ पर मतलब दक्षिणा पथ पर आक्रमण किया और दक्षिण के राज्यों को भी अपने पास मिला लिया। इसके बाद अशोक आया, बिंदुसार का पुत्र अशोक आया और उसने उड़ीसा मतलब कलिंगा पर आक्रमण किया और कलिंगा को भी अपने राज्य में मिला लिया। और यही कलिंगा से, यही उड़ीसा पे वॉर के समय उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तन हो गया, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। और इसके बाद इसने युद्ध को त्याग दिया, युद्ध को छोड़ दी और शांति का रास्ता अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। और यहाँ से मौर्य साम्राज्य का पतन स्टार्ट होता है। जो अशोक महान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके शासक कमजोर होने लगते हैं और कलिंग वॉर के बाद अशोक ने भी अपने आप को पूरी तरह कंप्लीटली चेंज कर दिया। साम्राज्यवादी नीति जो थी, राज्य को हड़पने की, साम्राज्य बड़ा करने की जो उनकी पॉलिसी थी, उनको उन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ दिया और धर्म का रास्ता अपनाया, बुद्ध के शरण में चले गए और मौर्य साम्राज्य का यहाँ से पतन स्टार्ट हो गया। तो आज हम आगे देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था। मतलब इससे पहले इतना विशाल साम्राज्य, जो आज का अखंड भारत जितना साम्राज्य है, जैसे आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उधर ईरान, इराक तक, इधर बांग्लादेश, इतने जो बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित करना था, मौर्य साम्राज्य से पहले किसी ने नहीं किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ही ऐसे पहले शासक हमारे इंडिया में आए थे जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य को वापस हासिल किया। तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और कब की थी? 320 से 185 ईसा पूर्व। मतलब आप सोच सकते हैं आज से कितनी साल पहले की बात है। आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है। अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 से 320 पहले जोड़ दिया जाए, मतलब 2500 साल पहले की बात है। उस टाइम हमारे भारत का जो साम्राज्य था इतना विशाल हुआ करता था और मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी। भारत के एक बड़े भाग को एकीकृत किया, मतलब इंटीग्रेट किया, मिला लिया, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कैसे इतनी जो अचीवमेंट थी, कौन सी खास बात थी चंद्रगुप्त मौर्य में, उनकी व्यवस्था कैसी थी कि उन्होंने इतने बड़े भूभाग को, इतने बड़े एरिया को चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का अंग बनाया, मगध का अंग बनाया? क्या
उनके पास विशेषता थी। तो नंद वंश का अंत कर सत्ता प्राप्त की, जैसे पहले बात कर चुके हैं कि घनानंद की हत्या कर नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पे मौर्य वंश की स्थापना की गई। उसके बाद यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया और उत्तर पश्चिम भारत पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां भी स्थापित कर लिया। इससे पहले हमने देखा था कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय महापद्म नंद जो था, नंद वंश का शासक, उसके पास इतनी ज्यादा सेना थी, इतनी ज्यादा शक्ति थी कि उससे डरकर जो उसके सैनिक थे, सिकंदर की सेना, अलेक्जेंडर की जो सेना थी, वो व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, डर जाती है। तो वहां से सिकंदर वापस इंडिया से वापस चला जाता है, मगध पर अधिकार नहीं कर पाता है। लेकिन उसके बाद जो उसका सेनापति था, उसने, सिकंदर ने क्या किया था कि जो जीते हुए प्रांत थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जीते हुए प्रांत थे, तो वो सारे अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे देता है। लेकिन जो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उन्होंने वहां भी जाकर, मतलब सेल्यूकस निकेटर के पास जो भूभाग थे जिसे सिकंदर ने जीता था, उस पर भी जाकर वापस से आक्रमण करता है और भारत में मिला लेता है तथा विशाल और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी जो व्यवस्था थी, पॉलिसी थी, वो कैसी थी? तो शासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। जैसे कि आज हमारा भारत है, केंद्रीकृत है, जो सारी हमारी शक्ति है, सारा जो पावर है वो कहाँ पर है? सेंटर के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पास है। और फिर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी गई है। और फेडरल है, मतलब कि सारा शासन सेंट्रल से चल रहा है और अलग अलग राज्यों को कुछ कुछ शक्तियां दी गई है। तो उस टाइम भी केंद्रीकृत शासन प्रणाली ही हुआ करती थी। मतलब एक केंद्र हुआ करता था, पाटलिपुत्रा केंद्र हुआ करता था और पूरा साम्राज्य वहीं से चलता था, वही सेंटर से चलता था। राजा सर्वोच्च होती थी। जैसे आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, उस टाइम राजा सर्वोच्च हुआ करता था और मंत्री परिषद का सहयोग था। जैसे आज भी हमारे यहाँ है, प्रधानमंत्री होते हैं और उनके सहयोग के लिए, उनका शासन व्यवस्था अच्छे से करने के लिए, सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए मंत्री परिषद होती है। उसके बाद अधिकारी होते हैं, जैसे आज के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, उच्च अधिकारी हैं। तो उस टाइम भी सेम व्यवस्था थी, अधिकारी हुआ करती थी। सबसे पहले सेंट्रल लेवल का शासन था, राजा था। जैसे आज प्रधानमंत्री, उस टाइम राजा होता था। मंत्री परिषद उस टाइम भी थी, जैसे आज कैबिनेट होती है, उस टाइम भी मंत्री परिषद थी। और उसके बाद मंत्री परिषद के नीचे छोटे छोटे अधिकारी थे, जैसे आज के हर विभाग में एक आईएएस होते हैं, वैसे ही उस समय भी थी। नगर और ग्राम प्रशासन व्यवस्थित थी। जो जैसे आज हमारा शहर और गांव है, तो उस टाइम भी शहर और गांव ही हुआ करता था और वो भी काफी व्यवस्थित थी। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय बहुत ज्यादा स्पाई होते थे, गुप्तचर होते थे। जैसे आज हमारा आईबी और रॉ जैसे काम करता है, उस टाइम भी उसी प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे, जो हर तरह का वेश बदलकर हर तरह की सूचना इकट्ठा करते थे और राजा तक उनको पहुंचाते थे कि कहाँ कोई विद्रोह हो रहा है या कहाँ जनता भड़क रही है, कहाँ कोई अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है, घूस ले रहा है, या कोई मंत्री परिषद का अधिकारी भ्रष्ट हो रहा है। तो ये सब गुप्तचर काम करते थे, राजा तक उन्हें पहुंचाते थे। आर्थिक और सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रमुख आधार थी। कृषि ही होगी। आज की तरह तो वहां उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन नहीं थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो जो भी साधन था वो कृषि था और कृषि के माध्यम से, जो कृषि से ही उपजता था अनाज और जो भी कृषि से संबंधित चीजें होती थी, उनका ही व्यापार होता था। तो कृषि प्रमुख आधार थी और यही व्यापार और उद्योग भी उसी प्रकार से विकसित थी। कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी। जैसे आज हम हर चीज पर टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, उस टाइम भी हर चीज पे कर लगाई जाती थी, क्योंकि जो टैक्स होता है उसी के पैसे से राजा चलता है और उसी के पैसे से पूरा देश चलता है। तो उस समय भी कर व्यवस्था थी। विशाल और शक्तिशाली सेना थी। मतलब किसी भी राज्य को सबसे ज्यादा पावरफुल होने के लिए क्या चाहिए? तो शक्तिशाली सेना चाहिए। जैसे कि आज सबसे पावरफुल कौन है पूरे वर्ल्ड में? अमेरिका पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पावरफुल
फोर्स है, पावरफुल आर्मी है, जो कि कहीं भी वॉर होता है तो अमेरिका हमेशा तैयार रहता है कि अगर कहीं भी वॉर होगा तो हमारे पास इतनी सेना है कि हम कहीं भी जीत सकते हैं। इसलिए वो इतना ताकतवर है और अपनी आंखें दिखाता है, अपना धौंस जमाता है। तो किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए या कहीं पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए आज के समय में जैसे कि सेना का शक्तिशाली होना जरूरी है, उस समय भी सेना का शक्तिशाली होना जरूरी था। नहीं तो दूसरे देश थे, दूसरे जो राजा थे वो उन पे आक्रमण करते और अपने साम्राज्य में मिला लेते। जैसे कि आज भी हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए नए नए तकनीक अपनाते हैं, नए नए हथियार मंगवाते हैं, जैसे रसिया से, अमेरिका से कुछ कुछ चीजें, हथियार खरीदते रहते। तो उस समय भी इनके पास शक्तिशाली सेना थी, हाथियों और हथियारों का उपयोग किया जाता था। तो उस टाइम हथियार के रूप में जैसे आज मिसाइल है, रॉकेट है, एटम बम है, तो ये सब नहीं हुआ करता था, हाथी और हथियार का उपयोग किया जाता था। अशोक मतलब कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, हमने पहले देखा, लेकिन इसे अपने पीक पर किसने पहुंचाया? द ग्रेट अशोका ने इसे अपने पीक पर पहुंचाया। तो अशोका के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, मतलब आज के जमाने में छोटा से छोटा बच्चा भी होता है वो भी अशोक की कहानियां सुनता है, अशोक के बारे में जानता है। भले वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ना जाने, बिंबिसार के बारे में ना जाने, लेकिन अशोक के बारे में हर कोई जानता है। तो सबसे प्रसिद्ध शासक था। शासनकाल 272 से 232 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। मतलब कलिंग युद्ध से पहले ये सिर्फ वॉर में विश्वास करता था, साम्राज्यवादी नीति में अशोक विश्वास करता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वो कंप्लीटली चेंज हो गया। उसने शांति का, पीस का रास्ता अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अहिंसा और शांति का संदेश दिया अशोक ने। तो अशोक की कौन कौन सी पॉलिसीज थी? तो सबसे पहले धर्म नीति, मतलब धर्म का प्रचार किया। कलिंगा वॉर के बाद उसने धर्म का प्रचार किया। धर्म में कल्याणकारी, मतलब लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लिए अच्छाई के लिए बातें जो होती है वो लिखी रहती है। तो उसने धर्म का प्रचार किया। जनता के कल्याण पर जोर दिया, मतलब कि जनता के लिए क्या अच्छा होना चाहिए उसके बारे में ही इसने ध्यान दिया। शिलालेख के माध्यम से संदेश का प्रसार किया। मतलब अब हम क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं तो टीवी के माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से हम सुन सकते, रेडियो के माध्यम से सुन सकते थे। लेकिन उस टाइम तो ऐसा कोई मीडियम था नहीं जिसे राजा अपने मन की बात कहे और सारी प्रजा सुन सके। तो कैसे सुनाया जाए? राजा ने जो बातें बोली उसे बिल्कुल उसी तरह हूबहू जनता तक कैसे पहुंचाया जाए? अगर आप मंत्री से पहुंचाएंगे तो कुछ बातें राजा की मंत्री तक जाते जाते गायब हो जाएगी, फिर मंत्री से अधिकारी तक जाएगा, फिर उससे नीचे के अधिकारी तक जाएगा। तो ऐसे करते करते जो उनका हायरार्की रहेगा, जो बातें रहेंगी वो बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगी। राजा ने कुछ बोला होगा और प्रजा तक जाते जाते उसका कुछ मतलब निकाल लिया जाएगा। जैसे अभी अपनी बातें पहुंचाएंगे, 4 लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो 4 लोग तक जाते जाते वो बातें कुछ और हो जाती है। तो हूबहू पहुंचाने के लिए उसने शिलालेख का उपयोग किया। अशोक ने शिलालेख का उपयोग किया, मतलब कि पत्थर पे, बड़े बड़े पत्थर पे अपनी बातें लिखकर और हर जगह उसे खुदवा दी, हर जगह गड़वा दिए। आज भी कई शिलालेख अशोक के प्राप्त होते हैं। तो शिलालेख के माध्यम से उसने अपने संदेश का प्रचार किया, अपने मन की बातों को शिलालेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। नैतिक जीवन और सहिष्णुता पर बल दिया, मतलब मोरालिटी पर बल दिया कि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, अच्छे से जीवन कैसे जीना है कि दूसरे को भी नुकसान न पहुंचे और खुद भी सुरक्षित रहें। लेकिन मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगता, मतलब जब भी किसी साम्राज्य का उदय होता है, राइज होता है, उत्पत्ति होती है, तो उसका अंत होना भी स्वाभाविक होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो मौर्य साम्राज्य ने एक बड़ा साम्राज्य तो स्थापित किया, लेकिन इसका एक दिन पतन भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अशोक के बाद कमजोर शासक होते गए। अशोक ने क्या किया कि जो अपनी पॉलिसी थी वो बिल्कुल चेंज कर दी। उसने वॉर का रास्ता छोड़ दिया, और जब आप कमजोर होने लगेंगे, वॉर का रास्ता आप छोड़ देंगे, आपने जो शक्तियां थी उसे आप बिल्कुल त्याग देंगे, तो आपके ऊपर दूसरे लोग हावी होने लगेंगे। तो सेम बात अशोक के समय भी हुई। अशोक ने अपने आप को बदल दिया, शांति का रास्ता अपना लिया, वायलेंस छोड़ दिया, वॉर छोड़ दिया, तो दूसरे उस पर हावी होने लगे और वो कमजोर होता गया।
और जो इसके उत्तराधिकारी भी आए वो भी कमजोर होते गए। तो प्रशासनिक नियंत्रण भी कम हो गया। जैसे पहले एक सेंटर हुआ करती थी और राजा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, बिल्कुल किसी की जो गलतियां थी उसको वो माफ नहीं करता था, क्षमा नहीं करता था, तो सब डरते थे। लेकिन जब राजा ही कमजोर हो गया, उसने वायलेंस का रास्ता ही छोड़ दिया, शांति का रास्ता अपना दिया, तो जब अशोक ने ये अपने आप को कम्प्लीटली चेंज किया, तो जो दूसरे अधिकारी थे या दूसरे जो भी मंत्री परिषद में थे, तो वो भी अगर कुछ गलतियां करते होंगे या कोई भी गलतियां करता होगा तो वो सभी को माफ कर देता होगा। तो उस कारण क्या हो गया, उसका प्रशासनिक नियंत्रण कम हो गया और लोग अपने आप को, जो उसके सामंत होंगे या दूसरे राज्य में होंगे, तो वो अपने आप को मजबूत बनाने लगे और जो सेंट्रल पावर था वो कमजोर हो गया और अंततः 185 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया। तो मौर्य साम्राज्य में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य भारत का एक पहला ऐसा साम्राज्य था जो इतने बड़े क्षेत्रफल पर फैला था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। क्या क्या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जिसके कारण उन्होंने एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया। उसके बाद उसका पोता अशोक ने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और अंततः उसने कलिंगा वॉर के बाद अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।